नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपको बता दें कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो हम बुक पढ़ा रहे थे, सामाजिक अध्ययन वाला टॉपिक, उसमें हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, सभी टॉपिक थे, हमने कवर कर दिया था। हमने बताया था कि लास्ट में आपको 400 प्रश्न जो है हम कराने वाले हैं, उसी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में दिया गया है, जिसकी प्रैक्टिस सेट। तो सिर्फ प्रश्न और डायरेक्टली उत्तर हम बताएंगे। ये 400 प्रश्न जो होंगे, ये हमारा इस 400 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 1 है। ध्यान रखिएगा, 4 पार्ट में आपको हम 400 प्रश्न करा देंगे बहुत तेजी से। एक पार्ट में 100 प्रश्न जो है होंगे। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां से आप जाकर फ्री में नोट्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आज यूपी टेट का जो है ऑफिशियल ट्विटर पर नोटिफिकेशन आया था, और फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था, जिसकी सूचना मैंने अपने टेलीग्राम पर दिया था। तो ऐसे सरकार जो अफवाहें फैला रही है और लोगों को एक तरह का लालच दे रही है, ताकि जो है बच्चों जो है हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसी प्रक्रिया उनके साथ देखने को मिल रही है सरकार के साथ। तो देखते हैं जैसा भी होगा, टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। नोटिफिकेशन जैसे यूपी टेट का भी अगस्त में जो है गलती से हो सकता है कि उन लोगों ने ट्वीट कर दिया था, लेकिन फिर उन लोगों ने बताया कि ये जो सूचनाएं हैं ये अफवाह है, गलत है। तो फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। लेकिन हालांकि अभी जो है यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आया था वो सरासर गलत है, और अभी यूपी टेट की कोई मानसा नहीं है सरकार की कराने की। बने रहिएगा चैनल के साथ, जो भी होगा आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? विकल्प आपके सामने है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, नाना साहब। ठीक है ना, तीनों लोग उस समय संबंधित नहीं थे, तो डी वाला विकल्प उसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था? किस तारीख का चुनाव किया गया था 1857 की क्रांति को शुरू करने के लिए? प्रश्न नंबर दूसरा विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा 31 मई 1857 को। ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प जो है दूसरा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। इसमें का विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था, वो आपको बताना है। तीसरा का जो विकल्प सही होगा सी वाला 17 जो है ये 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। प्रश्न नंबर चौथा, सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नाम था, क्या था? तो इसको नाम दिया जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, चौथा का। प्रश्न नंबर 5वां, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ हुआ था? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो काठियाडा टंकारा में जो है इनका जन्म हुआ था। ये वाला विकल्प जो है इनका सही हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती, 5वां का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 6वां, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, और आत्मारंग पांडुरंग वाला विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा, 6वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प जो है अंडियार में जो है इसको खोला गया था। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 7वां का। प्रश्न नंबर 8वां है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। सी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां, आर्य समाज की स्थापना की थी, तो सबको पता है स्वामी आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, उत्तर भी दिया गया है 9वां का। प्रश्न नंबर 10वां, अंग्रेज सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो सबको पता है 1905 में, जुलाई 1905 में। बी वाला विकल्प जो है 10वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ए में 1885 में। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 10वां ये ही था क्या?
प्रश्न नंबर 11, कांग्रेस द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया था? किस अधिवेशन में रखा गया था वो समझ सकते हैं। 11 का जो विकल्प होगा वो ए वाला 1906 के दिसंबर अधिवेशन में हुआ था, उसमें लक्ष्य रखा गया था। 11 का ए वाला। प्रश्न नंबर 12, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 12 था ये। प्रश्न नंबर 13 था, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी दोनों की अवधि? तो एक तो 1919 और एक था असहयोग आंदोलन कह रहा है ना, तो 13 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला 1900। ये इसके मध्य की अवधि पूछ रहा है, तो 1919 से 1922 के बीच जो है सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, काकोरी कांड की घटना, ये प्राइमरी सुपरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कब हुई थी काकोरी कांड की घटना, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। विकल्प हमारा जो सही होगा 9 अगस्त 1925 को। डेट बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को, डी वाला विकल्प 14 का। प्रश्न नंबर 15, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? कब प्रस्तुत की गई थी नेहरू रिपोर्ट? तो विकल्प इसका जो 15 का सही होगा वो होगा ए वाला 1928 में। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, सबको पता है। पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था पूना पैक्ट? तो यह पारित किया गया था सितंबर 1932 में। सी वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? प्रश्न नंबर 18 का विकल्प जो हमारा सही होगा सी वाला 1931 से 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। 18 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा 19 का हमारा डी वाला विकल्प 1930 में, डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 20, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? वो आपको बताना। अभी हमने प्रथम पूछा था, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बताना है। प्रश्न नंबर 20 का ए वाला विकल्प सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 21 का विकल्प जो होगा वो 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पारित किया गया था। लागू कब से हुआ वो नहीं पूछा है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी थे। प्रश्न नंबर 22, विकल्प जो हमारा सही होगा इसका वो होगा उदार एवं नरम दल के नेता थे। ठीक है ना, ये नरम दल के नेता थे। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 22 का। प्रश्न नंबर 23, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में, कुछ नहीं करने की जरूरत है इसमें। प्रश्न नंबर 24 कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 का विकल्प हमारा ये वाला 18 जुलाई 1947 को। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। कब बनी थी अंतरिम सरकार? 25 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा 2 दिसंबर 1946 को। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 25 का। 26 वर्ष 1946 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का। तो दादा भाई नौरोजी, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल है एक क्या है? जल एक क्या है? प्रश्न नंबर 27, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या है ये? एक यौगिक होता है। ठीक है ना, बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 27 का। जलवायु का तत्व है। जलवायु का तत्व क्या है? प्रश्न नंबर 28, जलवायु का तत्व मेघ भी हो जाएगा, तापमान, वायु वेग, ये सभी आ जाते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29, मौसम के तत्व हैं। मौसम के तत्व कौन कौन से हैं वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा उपयुक्त दोनों, वर्षा की संभावना और वायु भार। प्रश्न नंबर अब जाते हैं 30 प्रश्न कर रहा है कि जलवायु एक स्थान विशेष का सदैव रहती है क्या? प्रश्न नंबर 30 क्या रहती है? एक समान रहती है। तो इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है एक समान। ए वाला विकल्प 30 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है?
भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है वो आपको बताना है। 31 का जो विकल्प होगा हमारा पहला 32,87,263 वर्ग किमी में फैला हुआ है भारत का पूरा क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 32 माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ, तो ये जो है नेपाल हिमालय में स्थित है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 32 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। बी वाला विकल्प जो है इसका 33 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 से भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। 34 का बहुत सरल प्रश्न है। हमारा जो विकल्प सही होगा भारत में पूछ रहा है तो K2 गार्डविन हो जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 34 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है वो आपको बताना है। बी वाला 35 का सही हो जाएगा। 35 का पोर्ट ब्लेयर सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 लंगूर झील स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो ये पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है उड़ीसा में। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 36 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। प्रश्न नंबर 37 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो वो है 286 वर्ग किलोमीटर वर्ग किमी। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 37 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक भाग है। प्रश्न नंबर 38 का हमारा विकल्प जो होगा वो 3 भाग है प्राकृतिक भाग उत्तर प्रदेश की। सी वाला विकल्प जो है 38 का सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 मैदानी भाग को कितने उप भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 39 कितने उप भागों में, तो 3 उप भागों में बांटा गया है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 उत्तर प्रदेश के किन 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 40 विकल्प हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड 2 भागों में। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 कुंभ का मेला लगता है कहाँ पर लगता है, तो प्रयागराज में। बहुत सरल प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी। कब खनिज नीति घोषित की गई थी, तो 29 दिसंबर 1998 में। ए वाला विकल्प जिसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है, तो 10 जिलों को। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 संगमरमर उपलब्ध होता है कहाँ से उपलब्ध होता है संगमरमर, तो 44 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो मिर्जापुर। ये जगह याद रखिएगा, संगमरमर यहीं से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 44 का। प्रश्न नंबर 45 उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं उपयुक्त सभी। डी वाला विकल्प 45 का सही हो जाएगा। ये सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। प्रश्न नंबर 46 उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है किससे सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 46 का रहा है, तो इन सभी से सिंचाई की जाती है नहरों, नलकूपों और कुओं से। प्रश्न नंबर 47 उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है, यानी कि सबसे किस माध्यम से उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। डी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो वर्ष 1951 में। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 उत्तर प्रदेश में माघ मेला का आयोजन कहाँ होता है। माघ मेला का आयोजन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, वो आपको बताना है। तो प्रयागराज में होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 49 का। प्रश्न नंबर 50 हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन हैं, इसमें से हिंदू धर्म के। काफ़ी सरल प्रश्न है। ए और बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 50 का। कैलाश मेला का आयोजन कहाँ होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैलाश मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो आगरा में होता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। क्या कारण है जल प्रदूषण का, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 52 का। तो वाहित जल जो है वाहित जल ये जल प्रदूषण का सबसे कारण है। डी जल प्रदूषण पूछ रहा है, तो डी वाला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा 52 का। प्रश्न नंबर 53
प्रश्न नंबर 53 का है कि डीडीटी है ये क्या है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 53 का यूपी टेट का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कीटनाशक होता है। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 वायु प्रदूषण के कारण है, वायु प्रदूषण के क्या कारण है, तो ये सभी हो जाएंगे। 54 का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 54 का। प्रश्न नंबर 55 है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है वो आपको बताना है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा तो जीवाश्म ईंधन जो सही हो जाएंगे, इसमें से सी वाला विकल्प 55 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 प्रदूषित पानी में उपस्थित भौतिक प्रदूषण है, क्या है भौतिक प्रदूषण जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 56 का ए वाला विकल्प मिट्टी जो है ये भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, और ये सभी रासायनिक प्रदूषण में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 56 का ए वाला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 प्रदूषित जल में संपूर्ण ठोस पदार्थ कितना संभव है, कितना संभव है। प्रश्न 57 का तो डी वाला 500 से 1000 ppm जो एक माध्यम होता है जांच करने का, डी वाला विकल्प 57 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है कि व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, सामान्य ध्वनि की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। अच्छा, ये दो व्यक्ति बात करते हैं तो उसकी तीव्रता अलग होती है, लेकिन यहाँ पर सी वाला विकल्प दिया गया है। चलिए 80 से 90 डेसिबल। जैसा जब जोर जोर से लोग बात करते हैं तो ये डेसिबल वाला ये ध्वनि जो होती है 80 से 90 डेसिबल, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें अब ए वाला विकल्प ही मानना चाहिए। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, सामान्य की बात कर रहा है तो 40 से 45, ये वाला ही विकल्प इसका सही होना चाहिए, गलत दिया है। प्रश्न नंबर 59 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 66 का कितनी 193 है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कितनी संख्या होती है, तो 10 होती है और 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। आपको पता होगा डी वाला इसका विकल्प जो है सही हो जाएगा 61 का। प्रश्न नंबर 62 है कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है, तो 2 वर्ष का होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, न्यायाधीशों की संख्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 63 का, तो कितनी 15 होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 63 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो पूछ रहा है प्रश्न नंबर 64 का, तो सिक्किम वाला विकल्प सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो अभी हमने बात किया था 65 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पूरे विश्व की बात करें तो 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है, 7वां स्थान है। प्रश्न नंबर 66 की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका 66 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये तो सबको पता है अपना यूपी ही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 68 में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी वाला विकल्प केरल राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक ज़्यादा है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 68 का। प्रश्न नंबर 69 है कि नागरिकता सुरक्षा क्या है, नागरिक सुरक्षा क्या है। प्रश्न नंबर 69 नागरिक सुरक्षा क्या है, तो नागरिकों को सरकार द्वारा रक्षा दी जाती है, तो वही हो जाता है ए वाला विकल्प 69 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है कि सूचना संकेत पीला रंग किस बात का सूचक है, पीला रंग जो है किस बात का सूचक है वो आपको बताना है 70 का, तो हमले की संभावना है वैसे चीज़ों को पीले रंग से परिवर्तित किया जाता है, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 70 का। प्रश्न नंबर 71 की भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना का क्या उद्देश्य
है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या उद्देश्य था जनधन योजना का, वो आपको बताना है। क्या उद्देश्य था प्रश्न नंबर 11 का, तो वो हो जाएगा हमारा बी वाला विकल्प, जनता को बैंकों से जोड़ना, ये मेन उद्देश्य था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 71 का। प्रश्न नंबर 72 है कि शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना कब आरंभ कब किया गया था। कब शिक्षा बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वराज रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 72 कब, तो 15 अगस्त 1983 को। पी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 73, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया है। कितनी योजनाओं का विलय किया गया है, तो 6 योजनाओं का विलय किया गया है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर अब हमारा आ जाता है 74, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनहित योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क कितना है। कितना है इसका प्रीमियम शुल्क, 330 है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 74 का। आगे चलते हैं, गैर सरकारी संगठन की समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 75 का, और विकल्प में उत्तर भी दिया गया है, 19 होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अब अगला हमारा 76। प्रश्न नंबर 76 के गैर सरकार संगठन के सलाहकारी सदस्य की कितनी श्रेणियां हैं। गैर सरकार संगठन के सलाहकारी स्तर की कितनी श्रेणियां हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 76 का, तो 3 श्रेणियां होती हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 76 का। प्रश्न नंबर 77 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संख्या विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न है। तो कौन सी संस्था जो है विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न रहती है। प्रश्न नंबर 77 कौन सी, तो यूनेस्को है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 77 का। प्रश्न नंबर 78 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। कुछ सोचने की भी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 80, भारत में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा क्या है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा क्या है, तो पत्र मुद्रा और करेंसी, ये दोनों हैं। तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 80 का सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 81। ओहो, सी मार दिया मैंने ना यार, कागजी मुद्रा होनी चाहिए। डी वाला विकल्प जो है 80 का सही हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा ध्यान उतर गया। प्रश्न नंबर 81 है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु प्रावधान है। किस में प्रावधान है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु। प्रश्न नंबर 81 का किस में प्रावधान है, तो ये संविधान की 5वीं अनुसूची इसी से जुड़ी गई है, और वर्ष 2005 में 93वां संविधान संशोधन हुआ था, वो भी इसी से संबंधित है। बी वाला विकल्प। तो इस तरह से हम डी वाले के साथ जाएंगे ना, ए और बी वाला विकल्प, तो 81 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 82 कि भारत में गरीबी को बांटा गया है। गरीबी को बांटा गया है सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, और ए और बी कौन सा विकल्प इसमें सही होगा 82 का, वो आपको बताना है। सी वाला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। 2 भागों में बांटा गया है प्रश्न नंबर 82 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83, और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है नगरीय क्षेत्रों में, वो आपको बताना है। तो औद्योगिक बेरोजगारी ये भी हो सकता है, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी, ये तो दोनों। तो सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा 83 का। प्रश्न नंबर 84, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 84 का, और हम केरल के ही साथ जाएंगे। इसके बाद मिजोरम का नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा मिजोरम का नाम आता है इसके बाद। तो 84 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप है। अच्छा, किस महाद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी, तो किस है, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी ही है ना। 85 का सी वाला विकल्प। आगे चलते हैं 86, जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबको पता है ये एशियाई महाद्वीप है। 86 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 87, संसार की सबसे गहरी झील कौन सा है। तो कौन सी है सबसे गहरी झील की बात कर रहा है, तो बैकाल झील रूस में। बी वाला विकल्प 87 का सही हो जाएगा। सबसे गहरी झील है बैकाल झील।
प्रश्न नंबर 88 है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है वो आपको बताना है। कौन सा? 88 का जो विकल्प हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा 88 का। हिंद महासागर के नीचे है। 89 संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबको पता है कि संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो इसको नहीं कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 और भारत कागज एवं रबर उद्योग में प्रमुख होने वाला वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है भैया? कागज एवं रबर उद्योग के लिए प्रमुख होने वाला वृक्ष है प्रश्न नंबर 91 का। और विकल्प जो हमारा सही होगा ये तीनों वृक्ष हो जाएंगे, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 91 का। प्रश्न नंबर 92 अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, 92 का ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 92 हो गया। प्रश्न नंबर 93 चांदी उत्पादक में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 93 प्रश्न का कौन सा विकल्प? तो मैक्सिको जो है चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है, 93 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। विश्व में टीन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 94 का। कौन है? चाइना है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो चिली है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तांबा उत्पादन में चिली प्रथम स्थान है। कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले किस देश ने किया? तो चीन ही किया था, 96 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। कोलार सोने की खदान जो है किस राज्य में स्थित है? 97 का जो विकल्प हमारा सही होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 98 डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है वो? तो ये असम में है, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और 100 है वेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेलाडीला लौह अयस्क किस क्षेत्र में स्थित है भारत के वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 100 का। तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 100 का। तो ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अब ध्यान रखिएगा इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 100 प्रश्न होंगे जो कि 101 से लेकर 200 के बीच में होंगे। तो बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं तो तरीका को चेंज कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।